राम राम जी। मैं गिरधर शर्मा थेमन जानो थेमन पिछाड़ो देखने लग रहा स्पेशल प्रोग्राम देखा अपन हरियाणा। भाई साथियों, फिलहाल गोरखपुर गांव में हूँ और भाई गोरखपुर गांव में आज शिक्षा जगत की एक बहुत बड़ी हस्ती, मैं कहूँगा कि जिनका नाम है कि दुनिया का वहाँ शिक्षा का मामला में भाई बच्चे बच्चे का फ़ोन का वहाँ जिनकी फ़ोटो पावेगी सुबह शाम जो देखता पावेगा। भाई ये सर है जो शिक्षा की अलख जगा रहे हैं और हरियाणा का माँ युवाओं के अंदर एक उम्मीद बढ़ा रहे हैं कि तुम कामयाब हो सको। भाई इसी हस्ती परिमल सर आज मनदीप योगी के घर पहुँचे हैं और दूसरा बबीता मैडम इनके साथ है। और भाई इनकी तो क्या बात है, भाई गजब का इनका टैलेंट है कि जो मोटिवेशनल स्पीच ये देते हैं। भाई एक बार न्यूज जोश सा भर दे, चाहे बंदा कितना भी डीमोटिवेट हो रहा हो उसको मोटिवेट कर देंगे और अगर कोई गलत कदम उठाने को भी मजबूर हो तो भी वो एक बार सोचेगा, रुक जाएगा और टाल कर देगा। ऐसा इनका एक समझाने का तरीका है। तो भाई तमाम तरह की जानकारी आज इनसे लेंगे। एक बार सर राम राम कर दे हमारे दर्शक। राम राम जी सभी लोगों को। सर आज गोरखपुर में पहुंचे हो, सबसे पहले तो आज इस पवित्र गांव में जो गुरु की नगरी रही है, इसमें आज एक शिक्षा जगत के इतने बड़े गुरु हो रहे हैं, तो क्या कारण है? योगी जी के साथ हमारा पुराना संपर्क है, बातचीत है और मैंने इनको वायदा किया था कि जब भी मैं इस एरिया में आऊँगा तो आपके पास चाय पीने ज़रूर आऊँगा। और इस पवित्र गांव में, इस पवित्र धरती पर मुझे आने का अवसर मिला। गोरखनाथ जी के बारे में पता चला और गोरखपुर के बुलंद के बारे में पता चला। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा सर, दूसरा योगी जी है, हाँ, खुद एक अच्छे शिक्षा में पीएचडी की हुई इन्होंने, मास्टर है खुद और पढ़ाया भी इन्होंने कई साल तक। तो एक तो वैसा संपर्क रहा या कोई राजनीतिक संपर्क भी है, क्योंकि आजकल राजनीतिक सुर्खियों में छाए हैं। ये राजनीतिक सुर्खियों में मैं नहीं हूँ। हाँ। तो हमारा राजनीतिक संपर्क नहीं है और हमारी पहले ऐसे जान पहचान नहीं थी। पर बोला, वो कहते हैं ना, ये नेगेटिव सेंस में बोला जाता है, बोला डेड ने डेड गंगा जी के किनारे ढूंढ ले। तो अच्छा आदमी भी अच्छे आदमी को कहीं गंगा के किनारे ढूंढ लेता है। तो योगी जी की और हमारी मुलाकात है और कई बार फोन पर बातचीत होती है और यहाँ आकर के बहुत अच्छा एहसास हो रहा है। जब समाज के लोगों की चाहत एक जैसी हो ना और जो है टारगेट एक जैसा हो तो फिर उनसे मिलकर के अच्छा फील होता है। तो मुझे इनके साथ मिलकर के अच्छा फील होता है। जब विधानसभा चुनाव था तो विधानसभा चुनाव में हम लोग जब यहाँ पर आए थे, जब हमने बिना पर्ची बिना खर्ची वाली सरकार चाहिए, 50 वोट पर नौकरी देने वाले लोग हमें नहीं चाहिए, अपना घर भरेंगे फिर रिश्तेदारों का भरेंगे फिर जानकारों का घर भरेंगे और बाकी कुछ बच गया तो देखेंगे देश के लिए, तो वैसी सरकार हमें नहीं चाहिए थी। हमें वैसी सरकार नहीं चाहिए थी। लोग जो कह रहे थे कि तुम्हारे गाँव का जो कोटा उससे 10%, 5%, 20% ज़्यादा वोट दे देंगे, हमें वो सरकार नहीं चाहिए थी। जो लोग कह रहे थे सरेआम कि मैं अपना फ़ोन नंबर दे के जाऊँगा, वो पर्चा ले आना जिस पर नाम और रोल नंबर लिखा हो, मैं हुड्डा साहब के पास जाऊंगा और तुम्हारी नौकरी लेकर के आऊंगा, तो मुझे वो सरकार नहीं चाहिए थी। इस कारण से जो ये माहौल था उस माहौल को बदलने के लिए हम लोग सड़क पर उतरे थे। तब जो है योगी जी के साथ मुलाकात हुई थी और तब से हमारी बातचीत अच्छी रहती है। अच्छा सर, आपने जिक्र किया बिना खर्चे और बिना पर्चे का, आपने सरकार के खिलाफ आंदोलन भी किए हैं और सरकार के पक्ष में भी खड़े दिखे हैं। दोनों रूप आपने दिखाए हैं लोगों के बीच, और क्या परिस्थितियां रही ऐसी? जब सीईटी की पॉलिसी गलत बन रही थी, आज उसका उदाहरण है, सभी भर्तियां कोर्ट में लंबित हैं, नौकरी लगने के बाद भी लोग सुरक्षित फील नहीं कर रहे। जब सीईटी की पॉलिसी गलत हो रही थी उस टाइम पर हमने जो है सीईटी की पॉलिसी को सही करवाने के लिए हमने खूब प्रयास किया। मनोहर लाल जी बहुत ईमानदार आदमी थे और हैं। जो खदरी जी थे, भोपाल सिंह खदरी जी बहुत ईमानदार आदमी थे और हैं। सैनी जी वहाँ पर बहुत ईमानदार आदमी थे और अब भी हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन जो खदरी जी और मनोहर लाल जी के बीच में थे, नाम लेकर के बोलता हूँ, टीसी गुप्ता जी। टीसी गुप्ता जी ने सारे काम गड़बड़ करवाए, बड़े अधिकारी हैं और मनोहर लाल जी की छवि खराब करवाने का काम उन्होंने करवाया। पूरे देश के युवाओं को एंटी करने का काम उन्होंने करवाया और लोग जो है इस प्रकार से करने लग गए थे कि सीईटी क्वालिफाइंग नहीं तो वोट नहीं। तो जो ये कहानी थी ना, वो बड़ी कहानी थी, इसलिए हमने विरोध किया। और जब जरूरत थी तो मनोहर लाल जी का एहसान अगर पूरा हरियाणा जिंदगी भर भूल जाए तो डूब मरना चाहिए। इतना बड़ा काम मनोहर लाल जी करके गए, बिना पर्ची बिना खर्ची की योजना वो चला करके गए। उन्होंने पूरे देश के सामने एक मिसाल पेश की है। और जो बिना पर्ची बिना खर्ची की बात मनोहर लाल जी ने चालू करी थी, आज प्रधानमंत्री जी बड़े गर्व के साथ हरियाणा का नाम रोशन करते हुए कभी महाराष्ट्र में बोलते, कभी संसद में बोलते, कभी झारखंड में बोलते हैं। तो उस बात के ऊपर मुझे गर्व होता
होता है। एक घटना का जिक्र करता हूँ। एक इस प्रकार का प्रोग्राम चल रहा था, योगी जी एक प्रोग्राम चल रहा था, एक एंकर ने जो चुटकी लेते हैं मनोहर लाल जी से पूछा कि मनोहर लाल जी आपको किस बात के लिए याद किया जाए। तो एट ए टाइम रैंडम सवाल था, तो मनोहर लाल जी पता नहीं क्यों थोड़ा सा झेपे और वो बता नहीं पाए। मैं दर्शकों में बैठा था, मैंने हाथ खड़ा किया, मैं जवाब दूंगा इसका। मैंने कहा मनोहर लाल जी एक दिन याद किए जाएंगे बिना पर्ची और बिना खर्ची के लिए, और आज मेरी वो बात 100% सही है साहब। बिल्कुल सर। इस कारण से हमने जो ना जैसे पक्ष और विपक्ष की बात बताई ना, तो जहां गलत लगा तो हमने गलत बोला, और जहां सही लगा तो सड़क पर खड़े होकर के सही बोला। अच्छा, आपने सीईटी का जिक्र किया जी, सीईटी में क्या कमियां थी और क्या अब इसमें सुधार हुआ है? सीईटी का 4 गुना वाला जो मामला था, कैटेगरी वाइज 4 गुना वाले बच्चे बुलाना, उसके कारण रिपीट हो रहे थे। जितनी सीट थी उससे कम लोगों को बुलाया गया, जिसके कारण बहुत गड़बड़ हुई और जिसके कारण बहुत युवा सड़कों पर उतरे। अगर उस काम को उसी टाइम पर सुन लिया जाता तो ज़्यादा बढ़िया होता। अब 10 गुना कर दिया गया है नायब सिंह सैनी जी के द्वारा। अच्छा, उसी टाइम पर करते तो बेहतर होता। अब सीईटी हो ही नहीं पा रहा। सीईटी नहीं हो पा रहा तो तब टीसी गुप्ता जी थे, अब हिम्मत सिंह जी ऐसे हैं। अच्छा, वो ना तो किसी से सुनते, ना पूछते, ना बताते। पूरी एचएसएससी को तिलिस्म बना दिया, तिलिस्म। किसी को पता ही नहीं सीईटी के फॉर्म कब निकलेंगे, उसका सिलेबस कब आएगा, उसका पेपर कब होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, नौकरियां कब निकलेंगी। जो जेबीटी का केस है, जेबीटी का मेवात कैडर, उसका रिजल्ट कब आएगा, ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट कब आएगी, अब जो है ईयरली कैलेंडर होगा कि नहीं होगा। तो जो हिम्मत सिंह जी के काम है ना, वे महान आदमी हैं। टीसी गुप्ता जी ने मनोहर लाल जी की छवि खराब करी थी और हिम्मत सिंह जी नायब सिंह जी की छवि खराब करेंगे। अच्छा, आपको आज सारे हरियाणा के बालक देखने लग रहे हैं। फिलहाल आप चैनल पर लाइव हो, पर आप ये बता दो सर कि जो बच्चे हैं वो किस उम्मीद न लेकर पढ़े भाई, उनकी क्या उम्मीद रहेगी? प्रधानमंत्री जी ने, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उन्होंने बजट सत्र में वहां कह दिया बिना पर्ची बिना खर्ची का जो कारनामा हरियाणा में हुआ है आज तक पूरे देश में हुआ हो तो बताओ। मनोहर लाल जी और नायब सिंह सैनी जी ने जो युवाओं को इतनी नौकरियां दे दी, उतना बड़ा कारनामा आज मुझे बता दो। तीसरे नंबर पर जो मैं बात बता रहा हूं आपको, तीसरे नंबर पर कहानी यह है भाई साहब कि हर स्पीच कोई भी हो, चाहे कोई केंद्रीय मंत्री आता, चाहे कोई लोकल मंत्री आता, चाहे कहीं पर भी हो रहा है, बिना पर्ची बिना खर्ची के कोई भी स्पीच पूरी हो तो मेरे को बता दो। तो भारत में जो ये हरियाणा प्रदेश है आज जो पूरे देश में जाना जाता है, तो वो बिना पर्ची और बिना खर्ची के कारण जाना जाता है। पूरे हरियाणा का युवा बड़ा निश्चिंत होकर के आज पढ़ रहा है कि 2 दिन आगे पीछे सुनवाई हर बात की होगी, ये बात भी हर जगह जाएगी, हर बात हर जगह पर पहुंचने वाली है। तो हर जगह पर जाकर के सुनवाई होने वाली है, तो हर जगह पर जो ये बातें चलेंगी ना, इन बातों के अंदर हर जगह पर चीजें सही चलेंगी। और बिना पर्ची बिना खर्ची वाली योजना ऐसे कैसे है। और नायब सिंह सैनी जी से मैं कई बार मिला हूं, उनको मैंने टैक्स फ्री एजुकेशन के लिए बोला है, लिख के दिया है। उनको मैंने फ्री ट्रांसपोर्टेशन के लिए बच्चों के लिए बोला है, लिख के दिया है उनको, कई बार मैं लिख के दे के आ चुका हूं। तीसरे नंबर पर हम बात करें तो रेगुलर कैलेंडर, जो पेंडिंग रिजल्ट्स है, अब उसमें जेबीटी वाला लगा लो, ग्रुप डी वाला लगा लो, या जो ग्रुप 20 है उसके ऊपर जो केस चला हुआ है उसको भी हिम्मत सिंह जी को ज्यादा अच्छे तरीके से एक्टिवली जाकर के वो करना चाहिए, वो कर नहीं रहे हैं। तो ये जितने भी केस हो गए ना, ये उस सीईटी की उस गलत पॉलिसी के कारण है जिसका हम विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि समय रहते इस काम को सही कर लो। अगर उस काम को सही किया होता ना, तो जो माननीय मनोहर लाल जी हैं जिन्होंने इतनी बढ़िया योजना बनाई, उनके गलत कर्मचारियों ने गलत काम करके उनको बदनाम करवा दिया। और जो है जैसे जब जो है सीएम बदले गए तो उस टाइम पर पंजाब वाला एग्जाम्पल दिया जाने लग गया कि नायब सिंह सैनी जी को तो चन्नी बना दिया। और अगर हरियाणा में सरकारी नौकरी लगने वाले युवा हरियाणा के इस बात के ऊपर बिना पर्ची बिना खर्ची पर जो है अगर यकीन ना करते, तो इस पूरे देश का आज ये हाल ना होता। पूरे राजस्थान में आज फेयर सिलेक्शन है साहब, यूपी में योगी जी वहां पर सीएम है, वहां पर पुलिस का पेपर लीक हुआ, कैंसिल हुआ, दोबारा पेपर हुआ, 60,000 लोग बिना पर्ची बिना खर्ची के आधार पर वहां लग रहे हैं। चंडीगढ़ में, दिल्ली में, एमपी में, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, पूरे देश में फेयर सिलेक्शन चल रहे हैं और हरियाणा उसका रोल मॉडल है, लीडर है। आपको और मुझे प्राउड फील होना चाहिए, आपके और मेरे रोंगटे खड़े होने चाहिए। और जितने दर्शक सुन रहे हैं ना, उनको ये रोंगटे खड़े करके सुनने की बात है कि आज बिना पर्ची बिना खर्ची की जो ये इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, इसका दे हरियाणा माननीय मनोहर लाल जी और माननीय नायब सिंह सैनी जी हैं। अच्छा, अब आपने बात करी कि बिना पर्ची बिना खर्ची की तो होली,
पर फिलहाल आप तो एक बच्चों के साथ रोजाना मिलते हो, एजुकेशन के ऊपर सारा समय आपका जाता है, 24 के 24 घंटे आप एजुकेशन न दो। पर ये भर्ती आने का के लग गया, आपने कोई उम्मीद हो थोड़ी बहुत भाई कौन सी भर्ती जल्दी आ सके, कौन सी आने वाली चाहिए? भाई साहब भर्ती पूरे साल भराई रहती है। मेरे को पढ़ाते हुए सेंटर खोले हुए 17 साल हो गए। 17 साल से लगातार एक आध महीने आगे पीछे भर्ती आती है, एक आध महीने आगे पीछे पेपर होता है, एक आध महीने आगे पीछे रिजल्ट आता है, नौकरी लगती है। सब्र रखना पड़ेगा। जो पुराना सीईटी था ना जिसका विरोध कर रहे थे, उसके कारण नेगेटिव भी हो रहे थे, बहुत बच्चे पढ़ना भी छोड़ रहे थे। लेकिन मैंने एक बात हमेशा बनाए रखी कि माननीय मनोहर लाल जी किसी भी कीमत पर फेयर सिलेक्शंस को करवा के छोड़ेंगे। 2 दिन आगे पीछे जब भी भर्ती होगी हो जाएगी, तुम लगातार पढ़ते रहो। आज जो लोग उस बात को मान रहे थे सारे के सारे सरकारी नौकरी में है। अब 2 दिन आगे पीछे फॉर्म भी निकलेंगे, 2 दिन आगे पीछे पेपर भी होंगे, भर्तियां भी होंगी। ये जो ना 2 दिन आगे पीछे कब क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं इसके ऊपर जो ना छोटी सी बात बोलता हूँ कि अगला पेपर कब होगा मुझे नहीं पता। ये हिम्मत सिंह जी को भी नहीं पता, ये नायब सिंह सैनी जी को भी नहीं पता, ये हमारे प्रधानमंत्री जी को भी नहीं पता, और ये गुरु गोरखनाथ जी को भी नहीं पता। तो ये कब होने वाला है अपने आप हो जाएगा, बस हमारा काम है पढ़ते रहो। अच्छा सर, एक अगला सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल कि आजकल आप ऑनलाइन पढ़ाते हो, ठीक है, और पहले बच्चे कोचिंग सेंटर में जाया कर दे, पर आपने कोचिंग सेंटर क्या जो लोग पहले समझा करते एक प्राइवेट दुकान है, उसको एक इतनी ऊंचाइयां दे दी कि आज बड़े बड़े जो संस्थान थे यानी सरकारी इंस्टीट्यूशन है वो भी उसके नीचे दिखने लग रहे। ICS का नाम आज इतना चढ़ रहा है, तो ये जो बदलाव आया इस क्रांति में क्या कहना चाहूँ? देखो ये तो जो है आप कह सकते हो, ये तो आपका प्यार है, आप जो भी बोलोगे मैं मान लूंगा। उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा। बस मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ कि हमने बच्चों को जो बात बोली वही बोली। आज जो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरे मन में वही बात बोलता हूँ मैं हर एक आदमी को। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि इनके पीछे कुछ बोलूँगा, आगे कुछ बोलूँगा, फिर और कुछ करूँगा। जैसा मैं आदमी वैसा का वैसा मैं चाहता हूँ कि जो मेरे मन में चल रहा है वही बातें मैं बोलूँ, और वही बातें मैंने यहाँ पर भी बोली। जो बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई है, सेंटर की पढ़ाई है, जो कुछ भी है, बहुत बच्चों के जीवन में बदलाव आया है। जिन्होंने हमारी बात मानी वे नौकरी तक पहुंचे हैं, उन्होंने अपने जीने का तरीका बदला है, उनके सोच बदली है, और धीरे धीरे ये युवा देश के हित में खड़ा होगा। धीरे धीरे ये युवा सभी लोगों को नशे से बचाएगा। धीरे धीरे ये युवा सब लोगों को हर प्रकार की गलत चीज़ों से बचाएगा। ICS में पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा स्टूडेंट सरकारी सेक्टर में हर जगह पर धीरे 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 जा रहे हैं। इसका आपको बदला हुआ असर ठीक 5 साल में दिखने लग जाएगा। ये जब जो ना जैसे पढ़ाई टीचर, जैसे बहुत लोग बोलते हैं, बोला पहले नेताओं के पास फोटो खिंचवाते थे, फिल्मी स्टार्स के पास फोटो खिंचवाते थे, अब वो काम बदल गया, अब टीचर्स के पास। जिस देश में टीचर की इज्जत होने लग जाती है ना, वो देश तरक्की करता है। और भारत में पिछले 5 साल से टीचर्स को भगवान का दर्जा दिया जा रहा है। सिर्फ हम लोग नहीं, जो टीचर अच्छा काम कर रहे हैं वे सभी टीचर अच्छी जगह पर हैं। खान सर कितने ज़्यादा फेमस हैं, दिव्य कीर्ति सर कितने फेमस हैं, ओझा सर कितने फेमस हैं, अब जो है राकेश यादव सर हैं, अब वो शर्मा जी हैं, अभिनय शर्मा जी। अब कितने लोग कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, और उन्होंने कितने लोगों के लिए पढ़ाई आसान बना दी है, और उनकी बड़ी इज्जत है। बिल्कुल। इस कारण से देश के अंदर जब टीचर्स की इज्जत होने लग गई ना, तो ये देश बदलने लग गया। इस बात को आप मान लो। हम लोग जो है ना, जैसे हम लोग सुबह उठ करके ये नहीं सोचते कि उसका बच्चा दारू पी ले तो 1 बोतल और बिकेगी। हम लोग ये नहीं सोचते उसका बच्चा ये काम कर ले तो ये बात और होगी। हम टीचर हैं, हर रोज सुबह शाम दिन रात उठते बैठते ये सोचते हैं कि हर गांव का हर बच्चा सही रास्ते पर चले, पढ़े, नौकरी लगे, और नौकरी ना लगे तो कुछ ना कुछ इस काबिल हो कि अपना बढ़िया काम धंधा बनाए और अपने पूरे देश के योगदान में बढ़िया काम करे। ठीक है सर, एक जैसी घटना हुई थी दिव्य कीर्ति सर के वहाँ ऑफिस में। हाँ। ठीक है, तो उसके बाद ना एकदम से माहौल बदल रहा था, और उसमें लोग कहने लग गए थे कि जो कोचिंग सेंटर उनके लिए नए रूल बनने चाहिए, इनके लिए पॉलिसी नहीं है, ये मनमर्जियाँ करते हैं, ऐसी बातें उठती है। तब कुछ अजीब सा नहीं लगता कि हमारे लिए भी कुछ हो? ऐसा है कि जो कोचिंग सेंटर है ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। 2 प्रकार की चीज़ें होती है, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक अनऑर्गेनाइज्ड। तो एक कोचिंग सेंटर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। अब ये मोहित है, यहाँ पर बैठा है। अब ये पहले जो है जब मुझे मिला था तो ये पजामे में था। अब इसने कहा कि सर मैं भी ब्रांच खोलना चाहता हूँ, मैं भी सही काम करना चाहता हूँ। एकमात्र एक सवाल था, जैसे मैं कहूँ वैसे कर लेगा? बोला कर लूँगा। अगर अपना दिमाग लगाया तो तेरी ब्रांच बंद हो जाएगी, अगर मेरी बात मानी तो तेरी चलती रहेगी। आज मोहित से पूछ के देख लो, यहाँ पर इसने हज़ारों बच्चों को नौकरी लगवा दिया। अब एक भुन्ना है इतना छोटा सा, पूरे हरियाणा में कितने लोग भुन्ना का नाम जानते हैं?
जब भुन्ना की ब्रांच नहीं थी तो मैं नहीं जानता था, मैं पर्सनली मैं भुन्ना की वो नहीं जानता था, छोटा सा गाँव। और मैं हाँ, तो भुन्ना में इसने हजारों बच्चों को नौकरी लगवा दिया। अब भुन्ना में से इस मोहित को कहीं से निकलवा दो, अगर इसको हजारों नमस्ते ना मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब मुझे हरियाणा के किसी गांव से निकलवा दो, अब यहाँ जो है गोरखपुर में बैठा हूँ, यहाँ पर आप अब मुनियादी करवा दो, अब हजारों बच्चे आ जाएंगे मिलने के लिए। तो बबीता मैम ने मैंने जो बाकी हमारे टीचर्स ने मेहनत की, दिन रात जो ये काम किया है, इसके कारण पीढ़ियाँ बदल रही हैं, लोगों की सोच बदल रही है। हम लोग सिर्फ बच्चों को नहीं, माँ बाप को भी बता रहे हैं कि क्या सही और क्या गलत। बच्चों को कितनी आज़ादी दो, कितना बढ़िया काम करो, कितना नहीं करो, और बच्चों को कितना घर से बाहर निकालो, हर बात के ऊपर कितना चेक एंड बैलेंस। तो हर बात को हम, और आज जो है कभी कोई स्कूल हमें बुला रहा है, कभी कोई स्कूल बुला रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 4 महीने से मैं लगातार रोज की रोज कहीं ना कहीं रोज की रोज जा रहा हूं, और वहां पर जो है जो लोग बातें सुनते हैं, जो वो करते हैं, और ये धीरे धीरे बदलाव आएगा। ये दौर वापस से फिर वहां चल पड़ा। एक टाइम था यहाँ पर स्वामी जी जो लोग थे ना, जो लोग भगवा बाणे में जो लोग हुआ करते थे, स्वामी विवेकानंद थे, वो क्या करते थे, वो कहीं गए जाके उन्होंने एक स्पीच दी, कहीं गए जाकर उन्होंने लोगों को बताया। स्वामी दयानंद थे, वो जाकर के प्रचार करते थे। महात्मा बुद्ध थे, जाकर के प्रचार करते थे। आज हम लोग जो है ना, हम कई बार ये फील करते हैं कि आज हम उसी रोल में पहुंच गए हैं, और हम लोगों को हर जगह जाकर के ये बातें बताने की जरूरत है। आज राष्ट्र निर्माण की जरूरत है। आज दोबारा से देश के युवाओं में वो भावना जगाने की जरूरत है कि भारत विश्व गुरु है और भारत विश्व गुरु रहेगा। ये दोबारा से जो है कि जो ये सो गए हैं शेर, इनको दोबारा जगाने की जरूरत है, झकझोरने की जरूरत है। और मैं जहां पर जाता हूं, अभी मोहित बता रहा था कि आप जिस ब्रांच में जाते हो वहां के बच्चे अपने आप ही ऑटोमेटिक सीधे उड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है ये फील करते हैं, और लगातार इस प्रकार से जो है कभी गांव, कभी शहर, कभी स्कूल, कभी कहीं पर जो है जाकर के ये काम करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक लड़की हमारे पास 9वीं क्लास में पंजाब में पढ़ती थी। उसके किसी टीचर ने उसको बताया कि बबीता मैम की वीडियो देख लिया करो। अब बबीता मैम की वीडियो देखने के बाद उसने मेरा जो चैनल के ऊपर जो क्लासेज, तो सभी टीचर्स की वीडियो देख ली। 12वीं क्लास उस लड़की ने, 9वीं से 12वीं तक लगातार वीडियोस देखती रही, अपनी पढ़ती रही। 12वीं करते ही वो लड़की 18 साल की पूरी नहीं हुई है, उसके 4 टेस्ट पास है, फाइनल सिलेक्शन है चारों के चारों। ज्वाइनिंग 18 के बाद होगी उसकी। इस प्रकार की कहानियां जो ये चलती है ना, तो ये देश बदल रहा है धीरे धीरे। ये सोशल मीडिया से सब गड़बड़ नहीं हो रहा, सोशल मीडिया से अच्छा काम भी हो रहा है। सोशल मीडिया ही है जिसके कारण अब की बार सरकार बदलने में बड़ा योगदान दिया। ये लोगों को पता चला ना कि 50 वोट पर जो नौकरी की बात हो रही है, तो पढ़ने लिखने वाले और योग्य लोग कहाँ जाएंगे? सही बात। तो ये जो है देश बदलाव की तरफ, बदलाव तो है। 18 साल की गुड़िया इसी गांव से लगी है, पिताजी नहीं है, दिल्ली पुलिस में 3 एग्जाम क्लियर है, एयरफोर्स और अपनी गुड़िया 7.5 ईसीटी क्लियर कर दी। चलो एक मिनट मैडम, हाँ जी लगा दे मैडम जी, ठीक। आप गोरखपुर गांव में पधारे हो, नाथा की नगरी, ठीक है, विधाता की खुद के बसाईडी नगरी जी, जो आज पवित्र कोई भी अड़ा है कि लोगों के रोग भी कटे है, अराड़ा तो प्रसाद भी बटा है, लोग लेके भी जावे और आनंद भी आवे। तो इस धरती पे आके किसा का लगे, पहले तो यह बता दियो। सर बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, और मुझे अभी हम बैठे हुए बातचीत कर रहे थे तो पता चला कि यहाँ की जो ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं, हाँ, वो आज तक भी गांव के लोगों की जो मान्यताएं हैं उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें अभी भी चल रही हैं। बिल्कुल। और मैं तो अभी बातचीत कर रहे थे, कभी माध्यम मिला इस तरह का तो क्लास में अपनी आने वाली जो पीढ़ियां हैं इन तक ये बातें ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे ना सांड होता था, जिसे बलद के देते, खागड़ के देते जी, आम भाषा में अलग अलग एरिया के अनुसार, उसका काफी चर्चित रहा है वो जी, गोरखपुर का खागड़ जी, ठीक है। उसके बारे में अभी चर्चा चल रही थी, आपने सुना होगा? जी जी जी, पहली बार सुना होगा हरियाणा में? नहीं, मैंने पहली बार सुना। हाँ, ये घटना हमने पहली बार गोरखपुर का खागड़ ये पहली बार सुना मैंने। अच्छा, एक बात मैडम जी की ईसा के गोल कह दो बड़का थी? बस सर, जीवन के अनुभव हैं, जैसा महसूस करते हैं वही बातें बताते हैं। कोई किताब पढ़ के नहीं पढ़ाते कि भाई देखिए किताबों में क्या है, जानकारियां हैं, जानकारी तो कोई भी दे सकता है। मेरा ये मानना है अच्छी पढ़ाई वो है जो जीवन से जोड़ दे, जो जीवन के अनुभव जो हमने जिया उन चीज़ों को जब हम बच्चों तक पहुंचाते हैं ना साधारण भाषा में, तो बच्चे जुड़ाव महसूस करते हैं, वो फील करते हैं कि हाँ ये बातें हमारे काम की हैं। मेरे गाँव से हैं जीके भाई प्रदीप सर, हाँ हाँ, एक चैनल है उनका, हमारे स्टूडेंट प्रदीप, और आपके स्टूडेंट हैं जी जी जी। मैंने उनका फोटो देखा था आपके पास, वो मिलने गए थे एक दिन जी, उन्होंने बड़े प्रेम से लगाया था कि आज बबीता मैडम जी का आशीर्वाद लिया जी। तो मुझे एक इच्छा थी कि भी
मैं मैडम से मिलूँ और उनका इंटरव्यू करूँ। जी थैंक यू। ठीक है, और मेरे गांव से मेरे मित्र मेरे स्कूल में पढ़े हैं, वो मेरे साथ ही। जी। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार लगने लग रहा है, तो आपने जो हरियाणा की जी जो लड़कियां है वे देखने लग रही है, जी। और कई के माँ बाप ये कहते हैं कि छोरी भाई 10 पढ़ ली बहुत है, +2 कर ली बहुत है, पर सोच तो बदली है, पर फिर भी कई इसे हैं। जी दूसरा संसाधना के कारण भी कई टाल कराए दे हैं। तो उन माँ बाप ने क्या कहना चाहो। और एक मैडम उदाहरण है आपके सामने पढ़ाई का, क्योंकि मैंने इनका एक पॉडकास्ट देखा, बड़ा अच्छा पॉडकास्ट था आपका सर, बहुत गजब बोले आप। ठीक है, मजा आया उसमें। थैंक यू। ठीक है, तो पॉडकास्ट में मैंने जानकारी जुटाई सर के बारे में, पर इन्होंने देखो जो जानकारियां दी है वो भाई नायाब है। पर आप आज एक गांठ बांध लो, लिख के धर लियो, साथ के साथ मैडम बोलेंगे, बतावेंगे कामयाबी के राज, और क्या करना चाहिए माँ बाप ने। देखिए मेरा ये मानना है जिनके पास संसाधन कम होना उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, बजाय ये कह के अपनी बेटियों को रोक लें कि बेटा हमारे पास और पैसे नहीं है पढ़ाने के, 10वीं कर ली बहुत है। आप सोचिए आपकी एक पीढ़ी गरीब है, ये पेरेंट्स के लिए मैसेज है, तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी अगली कई पीढ़ियां गरीब रहें, या ये गरीबी की बेड़ियां काट देनी चाहिए? इनको काटने का गरीब आदमी के पास सिर्फ एकमात्र साधन है पढ़ लिख के कामयाबी हासिल करना। और मैंने आज हम भुना ब्रांच पे थे सर ICS की, एक बेटी थी तो बताया उसने कि मेरे पिताजी नहीं हैं, उसके पिताजी नहीं है, उसकी माताजी भी नहीं है, 2 बहनें पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी में पहुंच गई, दोनों आज 60,000 रुपये अपनी सैलरी ले रही हैं। आप देखिए जिन बच्चियों के माँ बाप नहीं थे उनके दादा ने उनको पढ़ा लिखा के इस काबिल बना दिया कि बिना माँ बाप के वो अनाथ बेटियाँ आज किसी के सामने हाथ नहीं फैला रही हैं। इनफैक्ट इतनी काबिल बन गई कि वो 4 लोगों के परिवार को बैठा के खिला सकती हैं। तो ये जो गरीब लोग हैं ना, उन लोगों को खास समझना पड़ेगा कि गरीबी काटने का साधन है शिक्षा। अगर आप अपनी बेटियों को पढ़ा देंगे ना, दहेज की चिंता नहीं करनी। एक बार शादी होने के बाद अगले 40 साल तक, आपको 50 साल तक जब तक वो जीवित रहेगी, ना उसके भात की चिंता करनी, ना उसके हर त्यौहार की चिंता करनी। आपकी बेटी इतनी सबल होगी कि अपने सारे त्यौहार पे जब उसका जैसा मन करेगा वैसा खाना खा सकती है, वैसा कपड़ा पहन सकती है। तो माँ बाप इस बात को समझें कि बेटी का दहेज मत जोड़ें, बेटी के लिए किताबें लाइए, बेटी का एडमिशन कराइए। और आज तो ऐसा टाइम है कि बहुत खर्चा ना करके भी बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कहते हैं कि अगर आपके पास आने जाने का किराया भी नहीं है ना, तो घर रह के ऑनलाइन पढ़ लीजिए। पर बेटियों की शिक्षा पे पाबंदी मत लगाइए, क्योंकि ये बेटियां आपकी पीढ़ियों को बदलने की ताकत रखती हैं और ये बोझ कतई नहीं है। बेटियों को भी ये समझना पड़ेगा कि जब आपका परिवार पेट काट के आपको पढ़ाता है तो आप बाहर जाके एक जिम्मेदारी का आभास अपने साथ लेकर चलें और बिगड़ने के रास्ते पे बिल्कुल ना चलें। मौके सबके पास हैं, बिगड़ने के भी और सुधरने के भी। गरीब बेटियों को खास ये ध्यान रखना है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी दोगुनी है, क्योंकि आपके माँ बाप कम संसाधन में अगर आपको बाहर निकाल रहे हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि बाकी गरीब परिवारों के लिए आप एक रोल मॉडल बने और आपको देख के आपकी गली के, मोहल्ले के, नुक्कड़ के, गांव के लोग ये कहें कि देखो उनकी बेटी थी, गरीबी में जैसे तैसे जोड़ तोड़ के फीस जुटा के बाप ने, माँ ने, भाई ने उसके ऊपर पैसा लगाया और उसने उस पैसे का कहीं ना कहीं एक डबल फायदा कमा के और अपनी जिंदगी सेट कर ली। तो बेटियों की भी जिम्मेदारी है और माँ बाप की भी जिम्मेदारी है। गरीबी की बेड़ियां काटने का एकमात्र एक साधन है, वो है पढ़ाई। पढ़ लिख के कामयाबी हासिल कीजिए और तोड़ दीजिए इन बेड़ियों को। और बेटियों की जिम्मेदारी है कि अपने आप को बोझ ना महसूस कराएं, पढ़ लिख के काबिल बने और जब जरूरत पड़े तो अपने भाई की, माँ बाप की जरूरत के समय जरूर मदद करें। जी मैडम जी एक और सवाल, आप आखिरी सवाल मेरा, जी जी कि आजकल माँ बाप न्यूड रहे हैं कि बेटियां पढ़ने न जावे तो भी बसा में जाना पड़ा है, जी कई कई दूर जाना पड़ा, कई बार पैदल भी चलना पड़ता है, 3-3 किलोमीटर ढाणियों में रहते हैं। जी ठीक है, आजकल टेम खराब है, डर भी लग गया है। बिल्कुल। दूसरा भाई बालक बिगड़ना है, किसी के बच्चे भाग जाते हैं और जी, शादी करा जी, लेते हैं, तो बिल्कुल। इस तरह का हर प्रकार का डर है। तो इस तरह एक बच्चियां ने भी थोड़ा सा संदेश दिया आपको। देखिए मेरा ये मानना है कि अपना जीवन साथी खुद चुनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपके अंदर उस लेवल की समझ होनी चाहिए कि भाई मेरा जीवन पहले खुद अच्छा हो, फिर मैं अपनी समझदारी से पहले खुद काबिल बनूं, फिर एक काबिल जीवन साथी का चुनाव करूं, तो गलत नहीं है। माँ बाप देखिए हर बच्चे का भला चाहते हैं, पर माँ बाप को भी मैं मैसेज देना चाहती हूँ, अगर आपके बच्चे पढ़ लिख कर काबिल बन गए हैं तो फिर उनकी पसंद से भी शादी करना बुरा नहीं है। लेकिन अगर आपकी बेटियां पढ़ेंगी लिखेंगी नहीं तो फिर वो 100% सही आदमी का, सही व्यक्ति का चुनाव करने में सक्षम नहीं होंगी। तो अपनी बच्चियों को ये समझ आप कॉन्फिडेंस में लेके दीजिए और बेटियां भी ये बात समझें कि मुंह उठा के शादी नहीं करनी होती, क्योंकि शादी का मतलब 1-2 साल नहीं है, शादी का मतलब आजीवन आपको वो काम निभाना है। एक खूबसूरत परिवार का उदाहरण आप समाज के सामने प्रस्तुत करें, पेश करें। और अपनी मर्जी से शादी करना, अपनी पसंद से शादी करना
करना ये तब चलेगा जब आप काबिल होंगी, आप कामयाब होंगी और आप समझदार होंगी। सिर्फ ये सोच के शादी कर लेना कि भाई एक ट्रेंड चला, जैसे अभी आपने कहा कि भाई एक समाज जो बिगड़ रहा है, बहुत सारी लड़कियां इस तरह से शादियां कर लेती हैं, तो बेटियों को मेरा ये मैसेज है कि बेटा पहले पढ़ो लिखो, काबिल बनो, अपने पैरों पे खड़ी हो, अपने माँ बाप के मन में ये विश्वास पैदा करो कि तुम काबिल हो और तुम अपने जीवन के सही निर्णय ले सकती हो। जब तुम कमाने लगोगी, तुम समाज में एक अच्छी जगह अपनी बना लोगी, तो माँ बाप भी यकीनन तुम्हारी पसंद को पसंद करेंगे। उससे पहले अगर तुम बिना पढ़े लिखे किसी भी इंसान से उठ के शादी कर लोगी तो देखो वो शादी ना तो चलनी है, क्योंकि फाइनली अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो आपकी शादी कामयाब नहीं होगी। पढ़े लिखे दो लोग जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, समाज को एक अच्छा बेहतरीन परिवार बनाकर बसाकर एक उदाहरण दे सकते हैं। तो बेटियों को समझना पड़ेगा, पहले इंडिपेंडेंट बनो, पढ़ो लिखो, काबिल बनो, फिर तुम्हें लगता है कि मुझे कोई पसंद है तो अपने माँ बाप को कॉन्फिडेंस में लो, अपने पिताजी से जरूर, अपने भाई से जो तुम्हें पसंद है उसको भी तभी मिलवाना जब तुम्हें लगे कि हाँ मैं काबिल हूँ। और मुझे लगता है अगर कोई अच्छा लड़का कोई किसी भी लड़की को पसंद भी है तो माँ बाप भी मना नहीं करते, बशर्ते वो लड़की काबिल हो। प्रॉब्लम कहाँ है, लड़कियाँ पढ़ती लिखती नहीं है, बिना सोचे समझे कोई भी इस तरह का स्टेप ले लेती हैं, किसी के साथ भी चली जाती हैं, तो फिर वो 4 दिन बाद, क्योंकि बाप ने तो जीवन देखा है, भाई ने तो जीवन देखा, समाज देखा, इसीलिए वो इस चीज़ को गलत मानते हैं। और मैं भी पर्सनली ये सुझाव दूंगी कि पहले पढ़ लिख के काबिल बनो, और शादी ब्याह और इस तरह की चीज़ें बाद की बातें हैं। जब तुम काबिल बनोगी तो लोग तुम पे विश्वास दिखाएंगे, फिर तुम एक अच्छा चुनाव भी कर पाओगी। जी तो साथियों, मैडम और सर दोनों भाई इस तरीके का अच्छा जीवन साथी चुनने की मिसाल है और दोनों आज निहाल है। ठीक है, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। पर फिलहाल मैंने 2 सवाल और बोलने हैं जी। सर बिल्कुल आप प्राथमिक चलो मैं पहले बोल देता हूँ। एक तो अभी बात हो रही थी लव मैरिज की ही, जी। जैसे कुछ लोग पढ़ लिख करके काबिल हो गए, जैसे हमारे टच में बहुत सारे बच्चे हैं, उनके घर वाले उसके बावजूद भी नहीं मानते हैं, तो घर वालों को भी थोड़ी सी रिजिडिटी तोड़ देनी चाहिए, बच्चों को भी थोड़ी सी आज़ादी दे देनी चाहिए। जो लोग पढ़ लिख करके कामयाब हो गए हैं, काबिल हो गए हैं, और तो घर वालों को उनकी बात भी कंसीडर कर लेनी चाहिए। कुछ केस ऐसे बिल्कुल ही जो है लट पकड़ करके बैठ गए हैं, तो उनकी जो है शादी 35-35 साल के हो गए, दूसरी जगह तो वे नहीं कर रहे और उनसे उनके घर वाले नहीं करने दे रहे, तो ये थोड़ा मामला गंभीरता का है। और दूसरी बात में जो है ना, आज गोरखनाथ जी की भूमि पर यहाँ आकर के जो मैं कहना चाह रहा था, बीच में जो जिक्र चला था आचार्य शुक्राई नाथ जी का, आचार्य शुक्राई नाथ जी कोत कला में जो है डेरे के संचालक है, वो मेरे से मिले थे। मिलने के बाद उन्होंने सीईटी का पेपर करवाया, योगी जी, पूरे हरियाणा का सीईटी का पेपर। अब वहां पर 15-20 हजार लोग वहां पर गए और एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ, बहुत अच्छा मुझे लगा। दूसरे नंबर पर फिर उन्होंने खेल प्रतियोगिताएं करवाई, वो भी बड़े अच्छे लेवल की हुई। ऐसा करने से जैसे कोई अच्छा काम करेगा उसका रुतबा तो फैलेगा, उनका रुतबा फैलने के कारण वहां आसपास के जो सरपंच, जो कि अब आपकी मिसाल अलग है, अब सरपंच में आप जो सबको इकट्ठे नहीं ले सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोग जो वो जो ना जो दारू पिला करके जो सरपंच बने हैं, जिनको सीईटी का पेपर होने से दिक्कत है, जिनको गांव में खेल प्रतियोगिता होने से दिक्कत है, ऐसे सरपंच को मैं अच्छा बिल्कुल नहीं मान सकता। अब आपने गांव की तरक्की के लिए 100 काम किए, तो वे भी गांव की तरक्की के लिए 100 काम करें। योगी शुक्राई नाथ जी ने वहां पर अवैध कब्जों को छुड़वाया, गांव में स्टेडियम बनवाया। अब जो वहां पर जो सही डेवलपमेंट का काम हो रहा, उन्होंने मेरे को दिखाया था भाई ये स्टेडियम बन गया है, तो इस प्रकार से वहां पर तो वो सीईटी का पेपर लेने के कारण गांव के सरपंच और उसके कुछ गुर्गे खिलाफ है, और जो है वहां खेल प्रतियोगिता होने के कारण जो है, तो ये जो हरियाणा में इस प्रकार की बात है ना, तो मैं ये बात खुले मन से कहना चाहता हूं, ये बाबाओं की और संतों की धरती है, ये विवेकानंद की, ये स्वामी दयानंद की, ये गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, ये गुरुओं की धरती है, ये संतों की धरती है। जो लोग इन संतों के ऊपर झूठे आरोप लगाएंगे उनके खानदान खत्म होंगे, वे लोग खत्म हुए हैं। और शुक्राई नाथ जी के साथ हमारा सहयोग है। अब जैसे योगी जी है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो इनके साथ हमारा सहयोग है। हम खुल करके जो आदमी सही काम करता है उसका समर्थन करते हैं, और जो गलत होता है तो उसका विरोध भी करते हैं। ठीक, आज मुझे इतना ही कहना था। बहुत। तो साथियों, ये परिमल सर थे, अपने साथ बबीता मैडम थे और सरपंच मनदीप योगी जी। तो फिलहाल इनने भाई सारे उन सवालों के जवाब दिए जो अपन इनका टेबल पर आगे रखे, और इनने खूब दड़ल्ला तो जवाब दिए। पर आपने वीडियो किसी के लगी कमेंट करके जरूर बताइयो, पर वीडियो आगे तक शेयर कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। देख दे रहो लोकल हरियाणा समाचार।